गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सारे का सारे क्वेश्चन आपको नाक की तरह नो डसेगा। यानी आज आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर। हाँ, जिसमें आपको 10 गो फिजिक्स रहेगा, 10 गो केमिस्ट्री रहेगा और 10 गो मैथ रहेगा। और वो सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्जाम के पैटर्न पे है। और अब की बार ये 30 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन चमकेगा सर। हाँ, हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर की जगह 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ये मैं वादा करता हूं सर। और आप सबसे थोड़ी सी माफी मांगता हूं कि आप सबका क्लास नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सर अग्निवीर को लेकर के सर मेरी भी सपना टूटी, क्योंकि मेरे भी एनडीए का प्रिपरेशन एनडीए का तैयारी चल रहा था सर। लेकिन एनडीए में इस बार अब डेट लग रहा है नहीं बचेगा, और डिफेंस का मैं भी एयरफोर्स वगैरह एनडीए का तैयारी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का सपना टूटा है। अब तो मेरा डेट भी नहीं है बचा, तो बातें अलग हो गया, क्योंकि मेरा एक बार पीटी मेंस दोनों हो चुका था एनडीए में सर, ठीक ना। तो इस बार वाला में तो मेरा डेट नहीं बच पाया, क्योंकि बस मात्र 20 दिन को लेकर के मैंने चूक गया, ठीक ना। तो मेंस पीटी हुआ था, लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरा मतलब इंटरव्यू नहीं हो पाया था, ठीक ना। तो सर लगातार मैंने कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे अब तो एयरफोर्स सर मैंने तो फॉर्म भरता ही नहीं था, लेकिन इंडिया का मैंने प्रिपरेशन कर रहे थे तैयारी, लेकिन अब तो डेट बचा नहीं। लेकिन बहुत सारे मैंने इस चीज़ों से मैं जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे बच्चे का सपना टूटा। तो कोई बात नहीं है सर, इसी को लेकर के हम भी थोड़ी सी परेशानी में थे। अब आपका ख़त्म हो चुका है परेशानी, अब आपकी तैयारी करना है, ठीक ना सर। हाँ, ये देखिए, क्योंकि सर देखिए एनडीए में होता क्या है ना, कि आपको जब इसका पीटी का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इसमें आपको 120 गो मैथ रहेगा इंटर का 11th 12th का, और वो सब तो चटनिया की तरह चटाएंगे हाँ, तो उसमें ना सर 120 में ना मेरा लगभग कितना था, 105 या कितना सही था मेरा मैथ, ठीक ना। तो 2.5 घंटा 2 घंटा टाइम, बहुत टाइम भी देता है उसमें, और 3 घंटा टाइम देता है, ठीक ना। और बाकी 250 क्वेश्चन इधर जो रहता है वो मिक्स क्वेश्चन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर अफसोस मुझे इस बात की है ना कि अब की बार अगर भरने फॉर्म दे देता ना हमको, तब तो मेरी बेड़ा पारे कर देते अब देखिए सर, कहता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कहता है ना सर कि 1 नंबर क्वेश्चन से आपको मुलाकातें करवाता हूं, ठीक ना। और 1 नंबर जो है ना, वो थोड़ा सा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और बहुत जल्द 11th 12th का मैथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर। थोड़ी सी टाइम की वजह से आप सबकी क्लास नहीं चल पा रहा था 11th 12th का, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासेस चलेगा, ठीक ना। और एक बात और बता देना चाहते हैं आप सभी को, कि जो इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, जो भी लोग भाई लोग पीडीएफ चाहते हो, हाँ, तो अगर पीडीएफ चाहते हो ना सर, तो जाइए मेरे टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। देखिए मुझे देखिए ना सर, तो एक मोटिवेशन अपने आप में पैदा करिए। मैं आप सबका दोस्त हूं, मैं आप सबका भाई हूं, मेरी उम्र क्या हुई सर, आप सबकी उम्र के बराबर हूं। हाँ, जब मैंने इंटर का प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जब 11th 12th के एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे, तो साथ में मैं पॉलिटेक्निक भी पास आउट हूँ, तो साथ ही में मैंने सर पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरी लाइफ की जर्नी कुछ अलग रही, इसलिए आप लोग से मैं कहता हूँ बार बार कि सर मेहनत करिए, हर चीज़ आपके पास होगा। और जिस चीज़ को लेकर के आप पीछे चले जाते हैं, 1-2 किलोमीटर पीछे पीछे जा रहे हैं सर, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचिए। ऐसा मुकाम अपने आप को पाइए कि आपके पीछे पीछे कोई आए, कि कब वो हमें बोल दे नहीं बोलेंगे विशेष। आइए एक हल्का क्वेश्चन से मुलाकातें कराता हूँ, ठीक ना। कहता है एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य 2 कोण 2:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो इसको ना वीडियो को रोक करके इसका कमेंट करो, करोगे नहीं करोगे तो आप सबसे नफरत करूंगा। हाँ, गलत ही करिए सर, लेकिन जरूर करिए। कहता है क्या कि एक त्रिभुज का एक कोण, अच्छा त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है। अब सोचो कि ये वाला त्रिभुज का एक कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। देख भाई, हमारे यहाँ कहना है ना कि मैं इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो अगर आपके 7 जन्म तक अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं। मेरा कहना यही है, ऐसा नहीं कि आया अलर बलर नियर करके बना के आंसर ला दिए, अब बच्चा को बुझे भी नहीं किया, अब बच्चा को लगने लगा कि रे पॉलिटेक्निक तो बड़ा हार्ड है अरे बड़ा लव है भाई, तुम सोचो ना।
अब देखिए कहता है ना एक कोण 82 डिग्री है, मान लो कि ये वाला जो कोण है ना वो कितना है 82 डिग्री है। कहता है अदर अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में। इसका मतलब सोचना, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण का अनुपात कितना है 2:5। तो अनुपात को x मान लो, इसको निकाल दो 2x/5x, ये हो गया 2x और ये अनुपात कितना हो गया 5x। हमसे पूछा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण निकाल देते हैं। आइए अच्छा तीनों कोणों का योग कितना होता है 272, जेवा 76 में, हाँ 180। थैंक यू। आइए इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे सर थोड़ी सी और फास्ट लेकर के चलिए ना। देखो भाई मेरा कहना है ना कि आप फास्ट करिए, ठीक ना, क्योंकि देखिए हमें सभी बच्चों को लेकर के चलना पड़ता है, कमज़ोर बच्चा को भी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि सर पढ़ने वाला बच्चों को तो सब कोई पढ़ा देता है, जो नहीं पढ़ने वाला उसको पढ़ा करके दिखा देगा तब ना उस टीचर का टैलेंटेड बोलता है। हाँ आइए कौन आप लोग थोड़ा सा जिनको आता है ना थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में देखिएगा, ठीक है ना। आइए कहता है कोण ए कितना है 82, तो इसके जगह 82 रख दो, प्लस कोण बी कितना है 2x है, प्लस कोण सी कितना है तो ये 5x है, बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पे 82 प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी ये वाला कितना हो गया 2x और 5x कितना x जी, तो ये हो गया 7x। यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना 82, यानी ये वाला हो गया 98 डिग्री। यानी 82 180 में से 82 गया 98 बचा, यानी ये 7x बराबर कितना हो गया 98 डिग्री। ये 7 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 98/7 कटेगा कितना 14×7 यानी x का मान कितना आ गया 14। हमसे पूछा सबसे 1 सेकेंड सर लाइट लग रहा है वो ख़त्म हो गया, कहाँ गया जी। ये कल से रिंग वाला लाइट मत जलाइएगा, ठीक ना। पर्दा वाला लाइट कहाँ गया, इसमें पर्दा लगा दीजिएगा, आँख पे भी जोड़ देता है। बंद क्या हो गया था ये। जब भी बोलते हैं कि इसको 3.4 वाला में डाला करिए, ठीक ना, नहीं तो पावर ज़्यादा नहीं रहता। अब देखिए इधर तो यहाँ पे कितना हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 14। हमसे पूछा सबसे छोटा कोण, अच्छा यहाँ पे कितना है 2x है, x का मान कितना है 14, तो 14 दूनी कितना हो गया 28। आइएगा ये वाला कोण कितना हो जाएगा, x का मान है 14, तो 14×5 कितना हो गया 70, यानी ये वाला 70, ये वाला 82, ये वाला कितना 28। पूछा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा 28, यानी ऑप्शन में आपका चमक रहा होगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आता है ना जी, थोड़ी सी देखिए। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पक्का आएगा। एक रात तो इस बार VVI मार ले, SK बापू कॉन्सेप्ट मार ले, ठीक ना। देखो ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा सर, तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, ये तो खाना भी मुश्किल है। देखो भाई मैं अकेले पढ़ाता हूँ, ठीक ना, या स्टूडियो में कोई रहता नहीं है, ऑफलाइन क्लास रहता तो मज़ा आता है, तो इसलिए थोड़ी सी कभी कभी रोमांटिक मूड में हो जाता हूँ। अरे रोमांटिक बन के रहो ना। कहता है एक वृत्त जो चित्र में दिया हुआ है, ठीक ना, थोड़ी सी मैं चित्र बना देता हूँ। एक चित्र है, देखा ना रे चित्र, ए भाई देख लो चित्र जी, ये बड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है। कहता है बी है, ये वाला ए है, ये वाला सी है, ये वाला ओ है, ये वाला एक्स है, और ये वाला कोण हमें दिया हुआ है कितना 40 डिग्री। हमसे क्या पूछा है एक्स का मान पूछा, ये ना पूछा एक्स का मान कितना होगा। देख लीजिए मेरी बातों को समझ लीजिए, थोड़ी सी गौर करिएगा। जब भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से रहेगा ना तो मेरा नाम याद कर लीजिएगा, मेरा नाम याद कर लीजिएगा। किसका नाम याद कर लीजिएगा, ए का नाम। ए मतलब क्या होता है संदीप, नहीं खबरदार, एस मतलब संदीप, ठीक ना। आइएगा सर अब थोड़ी सी अब कितना लोग कमेंट कर दिए सर ए मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है, बेवकूफ। देखो इधर यहाँ पे आना, ये वाला कितना है ओ है, यहाँ पे ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तेरे बिना जीना। अब देखिएगा यहाँ पे गौर करिएगा, अगर ये वाला कोण x होगा, ठीक ना, अगर ये वाला कोण x होगा तो ये ऊपर वाला कोण कितना होगा x/2 होगा, ठीक ना। फिर से मेरे बात को सुनो, अगर ये केंद्र पर का कोण अगर x है तो ये ऊपर वृत्त पर का कोण परिधि पर का कोण होगा x/2। सपोर्टेड मानो कि अगर ये वाला कोण 10 है तो ये ऊपर वाला कोण कितना होगा 10/2 यानी कितना 5। आइएगा सपोर्टेड मानो अगर ये कोण 20 है तो ये ऊपर वाला कोण कितना होगा 20 का आधा 10।
अगर ये वाला कोण मानो 50 है तो ये ऊपर वाला कोण कितना होगा, 50 का आधा 25। अगर मान लो ये वाला कोण अगर 100 है तो ये ऊपर वाला कोण कितना होगा, 50। अब गौर करना ये, अच्छा अब यहाँ पे गौर करो कि अगर मान लो कि अगर ये ऊपर वाला कोण अगर 30 है, ये ऊपर वाला कोण अगर 30 है तो ऊपर वाला का 2 गुना होगा नीचे वाला। अगर ये 30 है तो नीचे वाला कितना होगा, 60 होगा। एस या नो, एस या नो। अब देखो यहाँ पर का कोण है 40 तो ये वाला कोण कितना होगा, 40 दूना 80। 80 आपका ऑप्शन में दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक ना। अब एक बात को और गौर कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन का वैरायटी कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक ना। मैं वो भी बता देना चाहता हूँ, ठीक ना। देख लो इधर, अच्छा देख लो, ऐसे रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझाया तो जय इंडिया लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक ना। अब देखो किसी प्रकार की कभी अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना, देखो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे रहता है, ठीक ना। आप देखो ये वाला केंद्र है तो अच्छा देखो ये वाला मैंने आपको पढ़ाया, अभी तुरंत पढ़ाया ना। अरे भाई वो स्मार्ट बोर्ड बहुत ज़रूरी लेना है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ठीक ना। अगर ये वाला कोण कितना, अगर ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण x तो ये वाला कितना होता है, ये x/2 होता है। आइएगा अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, अगर ये वाला कोण y, अगर ये वाला कोण y तो ये वाला कितना होगा, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। अगर ये वाला कोण y, यहाँ से यहाँ देखो ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण y तो ये कितना होगा, y/2, ठीक ना। अगर ये देखो, अगर ये वाला कोण 50 तो ये कितना होगा, 25। फिर ये वाला कितना होगा, 25। अगर ये वाला 100 तो ये वाला कितना होगा, 50। अगर ये वाला 30 तो ये वाला कितना होगा, 60। अगर ये वाला 40 तो ये वाला कितना होगा, 80। अगर ये वाला 20 तो ये वाला कितना होगा, 10। यानी ये ऊपर वाला का आधा नीचे वाला, ठीक ना, और नीचे वाला का दुगना ऊपर वाला, ठीक ना। इसी प्रकार से ये वाला जो, हाँ अगर ये वाला है 50 तो ऊपर वाला कितना होगा, इसका आधा यानी 25। यानी वृत्त केंद्र पर का जो कोण होता है ना वो परिधि पर के से क्या होता है, बड़ा होता है। केंद्र पर का जो कोण होता है वो परिधि पर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ चमक गया होगा। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। कहता है ना, देखो आज त्रिभुज का मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा छाटा हूँ। हाँ कहेगा गुरु जी आज मेंसुरेशन क्यों छाटा है क्योंकि मेंसुरेशन को ना बहुत दिन से हम इतना क्वेश्चन छाट नहीं रहे थे। और गोला शंकु बेलन का एगो महामैराथन क्लास लेंगे 3 घंटा का, ठीक ना, जिसमें गोला रहेगा, शंकु रहेगा, बेलन रहेगा, घन रहेगा, घनाभ रहेगा, मतलब ये सब सारा रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए सर आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी सफलता कदमों में झुकेगा, ठीक ना। और एक बात और है, मैं अपनी धंधा की तरफ बात कर लेता हूँ, ठीक ना। जिनको भी 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, जिसमें 300 फिजिक्स है, 300 मैथ है, 300 केमिस्ट्री है, और ये मैं वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम में ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन से 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही 900 से चमकेगा। तो जो भी लोग अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस 100 रुपया था, उसे हटा करके मात्र 60 रुपया कर दिया गया है, जो कि लगभग 3000 से अधिक बच्चा इस PDF फाइल को खरीद चुका है, जो कि आप सबको पता ही होगा। अब सोच सकते हो कि सर 30,000 बच्चे की एक उम्मीद है, तो इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। उसको खरीदने के लिए आपको वहाँ पर एक नंबर चमक रहा होगा 90 वाला नंबर, उस नंबर पर आपको पे फ्रेंड गूगल पे पेटीएम 60 रुपया कर देना है, और वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में PDF फाइल सेंड हो जाएगा। आप उस PDF फाइल को किसी साइबर कैफ में निकलवा सकते हैं या फिर वैसा ही रहने दीजिएगा, मोबाइल में पढ़ लीजिएगा। आइए कहता है ना क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहता है एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज A है, ये वाला B है, ये वाला C है। त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः कितना है, 6 और 8 सेंटीमीटर है। अब सोचो यहाँ से यहाँ ये वाला भुजा कितना है, 6 है। अच्छा ये वाला भुजा कितना है, 8 है। अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाला 8 तो ये भी 8।
है ना, मानो ना, कह रहा 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है 8, ये वाला नीचे कितना है 6। बोला है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लंबाई की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब क्षेत्रफल निकालने का 3 तरीका आपके पास है। पहला तरीका तो हीरोन्स का फॉर्मूला है, जो कि होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक ना। आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो कि आपका a बराबर ये हो जाएगा, और इसको आप कहिएगा b का मान, इसको आप कहिएगा c का मान, a b c आपको पता हो जाएगा। s निकालने का सिंपल कंडीशन होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी ये वाला और इसको ये तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा तो वो h का मान निकल जाएगा, यानी 8 8 16 16 6 कितना 24, 24 का आधा कितना होता है 12, यानी s का मान हो गया 12 और आपका a का मान हो गया 8, b का मान हो गया 6, c का मान हो गया 8। यहां पर इसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए कह रहा है क्या, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से कोई एक लंब डाल दो, इस प्रकार से लंब डालेंगे तो इसको कह देंगे d, ये पूरा है 6 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक ना। कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3, इसका मतलब ये वाला ऊंचाई बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो 6 हो ही गया, ऊंचाई निकाल लेंगे। अच्छा ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, तो इसके साथ ये वाला 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 90 का कोण बनाएगा, तो 90 के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर बराबर कितना कहेंगे DC का स्क्वायर, अब प्लस क्या कहेंगे AD का स्क्वायर, AD हमारा क्या रहेगा ऊंचाई हो जाएगा। ये AC का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ये DC का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कितना हो जाएगा ये AD का स्क्वायर, ये प्लस में नहीं आया माइनस में, यानी 64 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर। ये घटेगा तो आपका 14 में से कितना 9 गया, तो 9 5 14 5, ये हो गया 5, यानी AD का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5, या स्क्वायर में नहीं गया रूट में, यानी रूट अंडर 55 जो हो गया वो AD का वैल्यू हो गया, ठीक ना। यानी ये जो AD है ना वो अपने आप में क्या है ऊंचाई है, ये जो AD यहाँ से यहाँ है वो अपने आप में क्या है ऊंचाई, जिसका वैल्यू कितना है रूट अंडर 55। त्रिभुज का, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक ना, ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिस पर 90 बनता है वो वाला क्या कहलाता है आधार कहलाता है, जिस पे 90 बनता है वो वाला क्या कहलाता है आधार कहलाता है। अच्छा किस पे बना 90 रे 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 बबुआ, इस पर नु बना 90, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ 6 है, आइएगा। अच्छा ऊंचाई कितना है रूट अंडर 55, इसको काट दे चला 3 बार में, यानी आंसर हो गया 3 रूट 55। आप इससे भी अगर निकालिएगा ना तो इतना ही आएगा 3 रूट 55। तो मैंने आपको कितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 2 कॉन्सेप्ट। तो इस पे तो शेयर बनता है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, सभी दोस्तों को तो बताना बनता है, क्योंकि SK साइंस क्लासेस का उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा बिल्कुल फ्री मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, कि शिक्षा के लिए बच्चा कभी तड़पे नहीं। SK साइंस क्लासेस जब तक रहेगा तब तक मुफ्त शिक्षा देगा, ठीक ना सर। आइएगा अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ गौर करिएगा, तभी तो कहोगे, तभी तो शेरवानी आपके शरीर पे चढ़ेगा सर। अच्छा बिना देखो एजुकेशन, देखो पढ़ने के लिए ना सिर्फ ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ना सर, पढ़ोगे तो ज्ञान बड़ा अच्छा होगा, ठीक ना। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो आप सबके बीच नहीं आता, शायद अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो आप सबके बीच नहीं आता, शायद अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो ये सब चीज़ हमको पता नहीं होता, दुनिया कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी जीने का अंदाज़ होता है, ठीक ना। मैंने अपनी लाइफ में सर क्या नहीं खोया, लोग इंजीनियरिंग करता है, मैंने इस बार बीटेक में एडमिशन लिया हूँ, पिछले साल मैंने 12th दिया तो बीटेक में एडमिशन लिया था, मैंने बीटेक भी किया, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर रहा हूँ, अपेयरिंग पे मेरा भी है, ठीक ना, बीटेक कर ही रहा हूँ। तो सर मैंने बीटेक में आज तक मैंने कॉलेज लाइफ नहीं ज़िंदगी जिया, और लोग जब बीटेक करता है तो वो कॉलेज में जाकर के ज़िंदगी जीता है बेहतर तरीक़े से, मैंने आज तक कभी नहीं जिया, क्योंकि सर मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि बीटेक करके हमको स्टॉप हो जाना है, नहीं, मुझे बहुत आगे तक जाना है, जब तक ज़िंदगी है तब तक संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष का नाम ही है ज़िंदगी सर, है ना। आइएगा अगला कहता है ना 4 नंबर क्वेश्चन, कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा। अच्छा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पता है, घन का 4 नंबर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना बोला जी, अरे यही ना बोला जी, प्यार करोगे ना जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 150। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 150। यहाँ गुना में नीचे जाएगा भागा में ए स्क्वायर बराबर 150 बट्टा 6 यानी कितना 25 25 25 से 25 छक्का 150 यानी 25 आ गया। यानी ए बराबर रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 का मान होता है 5 यानी भुजा आ गया 5। हमसे पूछा है क्या इसका आयतन, तो घन का आयतन, अरे बबुआ घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा की वो भुजा है 5, 5 का की 125 चल गया खोपचा में यानी कितना 125। ठीक ना, किसी प्रकार की दिक्कत आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की पूरी तरह से रखा जा सकने वाली छड़ की लंबाई होगा। मैंने आप सबको बताया था कि एक जो कमरा बना होता है ना, वो कमरा का सबसे अधिक लंबाई उसका विकर्ण होता है, वो कमरा का कोना होता है। ठीक ना, ये वाला और ये वाला। अपने घर में देखना सर, अपने रूम में देखना कि आप सोचो ऐसे रखेंगे तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 5 है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो ये इधर से इधर ये चौड़ाई 5 ही है, लंबाई 6 है। लेकिन अगर ये वाला की अगर बात करेंगे ना तो ये 5 और 6 से ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला भी क्या होगा ज़्यादा होगा। आप अपने रूम में जाइएगा, ठीक ना, कोई वस्तु अगर ऐसे कोई छड़ अगर ऐसे नहीं रखा रहा है ना आपका रूम में, तब इसको फिर एक बार ऐसे रखने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे भी नहीं रखाएगा तब एक बार तिरछा रखने की कोशिश करिएगा, तब आपकी मम्मी पापा कहेगा कि ना मेरा बेटा को मैंने पढ़ाया तो वो सक्सेस हो गया, कम से कम इतना तो सीख गया कि ये वाला लंबाई अधिक होता है। ठीक ना, तो आइएगा छड़ की लंबाई हमको दिया हुआ, हेलो बोलिए। इलेवेंथ का क्लास भी स्टॉप है, चलेगा, हो सकता है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। हाँ सर, आइएगा, आप देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा। तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, ठीक ना, हमें लंबाई दिया हुआ कितना, लंबाई 5 है। आइएगा चौड़ाई ऊंचाई, यही ना रे, चौड़ाई कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 3 है। हमसे पूछा इसका सबसे अधिक छड़ की लंबाई, तो सबसे अधिक लंबाई जो होता है उसका विकर्ण कहलाता है, वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक ना, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आइएगा L का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा सर, प्यार होगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पूरा को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, 16, 9, तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा ऐसा ही निकाल लीजिए ना, इसको जोड़िए तो 25 यानी कितना 9 50 यानी कितना हो गया, ये वाला 50 हो गया, 16 9 25 है ना, 16 9 25 और 25 50, 50 को लिखेंगे रूट अंडर 25 गुने 2, अरे 50 को लिखेंगे 25 गुने 2, 25 का वर्गमूल होता है 2 यानी 25 का होता है 5 यानी 5 रूट 2 है ना, 5 रूट 2 दे रहा है कहीं ऑप्शन में, 5 रूट 2 नहीं दे रहा, हाँ 5 रूट 2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 नंबर। ठीक ना, चलिए 6 नंबर तरफ आइए। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ी सी क्या है, लाजवाब है सर। कहता है ना कि साइन ए अब प्लस कितना आपका है तो ये साइन बी, फिर बटा कितना है तो ये आपका कॉस ए, अब प्लस आपका है कॉस बी, फिर बोला है प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी और बटा दिया हुआ है साइन ए और माइनस आपका साइन बी। ठीक ना, हमसे पूछा है बराबर क्या होगा, थोड़ी सी गौर करना है। आप इसको सबसे पहले एलसीएम कर लो, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी, इसको और इसको क्या कर लो एलसीएम कर लो, तो हो जाएगा साइन ए माइनस आपका साइन बी। ये वाला साइन ए माइनस साइन बी को इसके साथ गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू हो जाएगा कितना साइन ए माइनस साइन बी। आइएगा प्लस है बीच में, प्लस देंगे, इसको गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए अब प्लस कितना कॉस बी इंटू कितना हो जाएगा आपका ये कॉस ए और माइनस कितना कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कितना हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ए अब माइनस आपका साइन स्क्वायर बी। ठीक ना, साइन स्क्वायर भी नहीं समझे, ए प्लस बी ए माइनस बी तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइएगा प्लस से प्लस देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अब माइनस कितना कॉस स्क्वायर बी।
बट्टा नीचे कितना है, तो आपका साइन ए प्यार भेला बेला 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 बेला, साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिखिए। ये साइन स्क्वायर ए अब प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक ना। यहाँ पे आपका माइनस कॉस स्क्वायर कितना बी है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक ना। बट्टा नीचे कितना है आपका कॉस ए अब प्लस कितना कॉस बी गुने साइन ए अब माइनस कितना साइन बी। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 यानी हो गया 1 माइनस 1। अब बट्टा ये वाला पूरा नीचे यहाँ तक, ठीक ना। 1 में से 1 गया 0 यानी 0 बट्टा ये पूरा यहाँ से यहाँ, तो 0 बट्टा ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 0। क्योंकि देखिए ये वाला का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है, 1 में से 1 गया 0 बचा, 0 बट्टा कोई इतना है दिया हुआ तो 0 भी हो जाएगा। 0 बट्टा कुछ भी हो, संख्या हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, जैसे अगर कहेंगे 0 बट्टा 10 आंसर क्या होगा 0, कहेंगे अगर 0 बट्टा 9 क्या होगा आंसर 0, अगर कहेंगे 0 बट्टा 1 क्या होगा आंसर 0, ठीक ना। आइए अगला कहता है ना, थोड़ी सी 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बड़ा हल्का है रे, देख देख गौर से देखना। कहता है क्या, किसी मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, अच्छा यहाँ पर एगो मंदिर है, इससे 20 मीटर 200 मीटर दूर है ना रे, हाँ 200 मीटर दूर, ये वाला ए बी कोई क्या है मंदिर है, ये मंदिर से 200 मीटर कितना दूर है ना, 200 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण, अच्छा यहाँ पर ए बी एक मंदिर है, मंदिर से 200 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, बिंदु से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये ना पूछा मंदिर की ऊंचाई क्या होगा। देखिए एक मंदिर है ए बी, इससे 200 मीटर दूर एक कोई बिंदु है जिस बिंदु का नाम सी है, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पूछा है मंदिर की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ए बी का ऊंचाई क्या होगा, इसको ऊंचाई निकालना है। अच्छा यहाँ पे लगा दो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का है तो tan के सामने वाला ये P कहलाएगा और ये वाला क्या होगा B कहलाएगा, यानी हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। tan थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा B, यानी लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यानी ये वाला P यानी कितना AB बट्टा क्या हो जाएगा ये वाला आपका BC। अच्छा tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ये AB क्या है H, ये पूरा ए बी ऊंचाई है, इसी को निकालना है। यहाँ से यहाँ बी सी का वैल्यू कितना है 200, गुना कर दो तो हो जाएगा 200/√3 अब बराबर कितना है यानी एच का मान कितना हो गया 200/√3 है ना, यही क्या हो गया ऊंचाई, आंसर में दे रहा होगा। चलिए आइए सर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन का आता है ना, थोड़ी सी गौर करिएगा वरना प्यार होगा, ठीक ना। देखिए कहता है ना क्या कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला, अच्छा एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे गौर करना, कह रहा है क्या कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, अच्छा एक 9 में से 9 गो महिला है, टोटल कितना महिला है 9 महिला है, जिसमें से एगो जो ठीक है बाकी 8 गो जो है ना वो बेकामे है, ठीक ना। फैक्ट्री में टोटल 9 महिला है, 9 महिला में से एक महिला काम करने वाला है, बाकी 8 गो विकलांग मतलब खत्मे है, कोढ़िया है, ठीक नू। आइए तब कहता है ना कि महिलाओं की कामगारों की कुल संख्या, यदि महिला कामगारों की कुल संख्या 125 है, अच्छा देखो 9 में से एक महिला काम करने वाला बाकी 8 गो नहीं है, आकार कुल संख्या जो काम करने वाला का है ना वो 125 है, तो उस फैक्ट्री में टोटल कितना महिला है। अब सोचो कि 9 महिला में से एक महिला काम करने वाला है और काम करने वाला का कुल संख्या 125 है, तो कुल महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो कुल महिलाओं की संख्या हो जाएगा 125 में से 9 से गुना कर दो, 9 पच्चीस कितना 45 का 5 और 9 दूनी 18, 18 चर कितना, अरे गुना कर लो रे बबुआ, ना समझा रे, ना समझा कि नहीं समझा, 2 है ना, एक बाद फिर कितना हो जाएगा 1 यानी कितना हो जाएगा 11 25, नहीं समझा। सोचो तुम कह रहा एक फैक्ट्री में
9 महिला में से 1 महिला काम करने वाला है, बाकी 8 गो नहीं काम करने वाला है। लेकिन काम करने वाला का कुल संख्या 125 है, तो फैक्ट्री में कुल महिला कितना है, जो काम करने वाला भी है और काम नहीं करने वाला भी है, तो टोटल कितना 1125 महिला है। आइएगा 8 नंबर हो गया था आपका। आइए 9 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, थोड़ी सी गौर करिएगा सर। 9 नंबर कहाँ गए रही? हाँ, कहता है ना, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 शेष बचते हैं। गौर करना है, जब भी बात आवे ना शेष का, मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप का प्रश्न मैंने करवाया था, ठीक ना। जब भी बात आवे शेष का तो हम लोग करेंगे अपना भेष बदलेंगे, ठीक ना। कहता हुआ कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 में 25 को भाग देने पर 5 शेष और 8 बचता है, ठीक ना। अच्छा देखो यहाँ पे गौर करना, विशेष कुछ नहीं। 70 है और कितना है 125 है, शेष कितना बचता है 5 बचता है और 8 बचता है। तो जितना शेष बचता है ना उसको माइनस कर देना, ठीक ना। जितना शेष बचता है उसको माइनस कर देना। तो देखो यहाँ 70 में से 5 गया 65 बचा, यहाँ पे बचेगा 117। यहाँ पे 65 और 117 का HCF निकाल दो, ठीक ना। HCF कहे तो मासा निकाल दो। क्या निकाल दो? मासा निकाल दो, ठीक ना। क्या निकाल दो? मासा। तो 13 पचे 65, 13 17 हाँ से, यानी 13 से दोनों कटेगा, ठीक ना। यानी 13 जो है वो ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक ना। आइए अगला कहता है ना 10 नंबर, थोड़ी सी गौर करना सर, थोड़ी सी गर्मी लग रहा है। इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ देर रुक करके कराएंगे, वीडियो तो आपको सटले मिल जाएगा। कहता है ना, यदि 27 पे पावर 1/3 गुने 81 पे पावर -1/2 बराबर 3 पे पावर n हो तो n का मान होगा। ये वाला प्रश्न का ना जवाब जरूर देना सर प्लीज। अगर इसका जवाब सही नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और जिनका जवाब सही होगा मैं प्रॉमिस करता हूं आज से मैं आपको कमेंट पे भी ध्यान दूंगा। जिनका जवाब सही होगा 10 नंबर का, उनका अगले वीडियो में मैं नाम लूंगा, सबसे पहले उसका नाम लूंगा, ठीक ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, फिर आप लोग मज़ा लीजिए फिजिक्स का, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का। चलिए फिजिक्स का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ना, देखना रे भाई, देखो हल्का क्वेश्चन है थोड़ी सी, इसके बाद वाला जो भी मतलब ये समझना ना कि ये क्लास में वही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का संभावना नहीं, वो आता है, ठीक ना। देखिए ना तो ज़्यादा हल्का है ना तो ज़्यादा भारी है सर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो अपना औकात दिखाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन ला करके आपके सामने सोल्यूशन कर देंगे, हम कहेंगे बहुत बड़ा बलिष्ठ टीचर है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ सर। मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम के पैटर्न पे आता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही सब मैं करता हूं, ठीक ना। आइए मेरा औकात तो उस दिन पता चलेगा सर जब आप कॉलेज जाइएगा, जब आपकी सिलेक्शन होगी, आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, तभी तो मेरा औकात होगा ना सर। आइए कहता है एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन बल, हल्का क्वेश्चन है एकदम, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कहता है एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन का बल उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापन कर देता है। अच्छा तो किया गया कार्य होगा, देखो सपोज मान होना कि एक वस्तु ये वाला है ना, इसको मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ऑटोमेटिकली क्या आगे बढ़ेगा। ये वस्तु है, ये वाला वस्तु है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये पक्का है कि मारकर आगे बढ़ेगा। अब वो कितना विस्थापित हो जाता है, तो वो कह रहा है 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, ठीक ना। यानी डिस्टेंस कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया। अच्छा हमें कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा है 10 न्यूटन का। हमसे क्या पूछा, तो क्या गया कार्य होगा। अच्छा जब किसी वस्तु पे 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है, मतलब 5 मीटर तक आगे ठेल देता है, कितना फोर्स लगाने पे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे, तो पूछा है कार्य क्या होगा। यानी कार्य कहे तो W इक्वल टू होता है F गुने D, यानी FS। ये क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला होता है W इक्वल टू FS। यहाँ पे S क्या, तो ये S आपका डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो भी एक तरह से डिस्टेंशन है जी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से डिस्टेंशन है। आइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 जूल। आइए इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी गौर करिएगा, ये वाला कोई वस्तु है, ये मैंने 10 तल्ला पर से गिराया, 10 मंजिला पर से मैंने वस्तु को नीचे गिराया तो वो ज़मीन पे गिरेगा। तो 10 मंजिला पर से उस वस्तु को ज़मीन तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना,
मैं पूछ रहा हूं क्या, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 10 मंजिला पर से किसी वस्तु को नीचे गिराने में क्या उस वस्तु को नीचे जमीन पे आने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो कहेगा अरे मास्टर बाबा बिल्कुल लगेगा। तो यही बात है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, ठीक ना, तो ऐसे केस में उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है सर? वो आपका न्यूनतम होता है, ठीक ना। सुनते जाना, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वैसे केस में वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा न्यूनतम नहीं, कम बोलो, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है सर? वो स्थितिज ऊर्जा कम होता है, ठीक ना। आइएगा, अगर मैं बात करूंगा ना गतिज ऊर्जा का, कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो ऐसे केस में गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है सर? नहीं, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ठीक ना। आइएगा, लेकिन हमसे ना तो स्थितिज ऊर्जा पूछा ना तो गतिज ऊर्जा पूछा, वो पूछा कुल ऊर्जा क्या होगा, कुल ऊर्जा क्या होगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा गौर करना कि जब कोई वस्तु, अगर क्वेश्चन घुमा करके आ जाए, मैंने क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वैसे केस में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है, ठीक ना। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वैसे केस में वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, ठीक ना। तो अगर यहां पे पूछा कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित, ठीक ना। अपरिवर्तित आइएगा, अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? मेरे साथ एक बार बोलोगे, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? कमेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर थोड़ा सा बढ़िएगा सर। 3 नंबर कहता है ना कि ये जिंदगी एक सफर है। आइए, हल्का क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। कहता है ना कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा कमेंट कर दो, तू सब कमेंट कर दो, माँ सरस्वती का नाम लेकर के, जय इंडिया लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर याद हो सर, क्योंकि मेरा देश में सर हर किस्म के लोग मतलब जीवित रहता है सर, यही तो भारत की नागरिकता है, ठीक ना। हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षा को देखते हैं सर, ठीक ना, धर्म को नहीं, जातीयता को नहीं सर। देश तभी विकास होगा सर जब देश का जवान और किसान जय रहेगा, ठीक ना। ऐसे में राजनीतिक का बात नहीं करना चाहता हूँ, वो सब कभी कभी मुंह में आ जाता है, ठीक ना। कहता है क्या कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना, थोड़ा सा पहले आप लोग नोट करके लिख लो, ठीक ना, नोट करके लिख लो। मैं कहता हूँ ना रे, इसके साइंस क्लास में यही तो खास बात है कि सिर्फ क्वेश्चन में आंसर टिक नहीं कराया जाता है, साथ ही उसका पिछले क्वेश्चन को भी बताया जाता है, उससे रिलेटेड आने वाले प्रश्न को भी बताया जाता है। कहता है किसी वस्तु का भार, अच्छा लिख लो, लिखते जाओ, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। लिखते जाओ ना रे मोहतरमा, किसी वस्तु का भार कहां पे? पृथ्वी पे, ठीक ना। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। एक चीज और लिख लो, ध्रुव पर अधिकतम होता है। देखो विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, वो विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन अगर यही बात किया जाए, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का ध्रुव अधिकतम होता है, कहाँ पे? किसी वस्तु का ध्रुवों पर, अच्छा हाँ देखो, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, लेकिन ध्रुवों पर, यहां पर ऐसे लिख लो, ध्रुवों पर, ये लिखो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक ना। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, लेकिन विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक ना। एक चीज और लिख लो, वस्तु का द्रव्यमान, लिखना रे बबुआ, पृथ्वी पर
वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है, ठीक ना। आइएगा, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक ना। आइएगा, लेकिन अगर बात किया जाए ना, अगर बात किया जाए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। आइएगा मेरे साथ, हमसे क्वेश्चन पूछा था बड़ा प्यारा सा बात में कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। कहानी खत्म। लेकिन आ जाओ, अगर पूछता वस्तु का भार विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। अच्छा, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक ना। मेरे साथ बोलेगा एक बार ना तो सबका गर्लफ्रेंड से हम शादी कर लेंगे। हाँ देखो इधर कहाँ रखेंगे जी, देखना रे बीड़ू भाई, अरे देखो रे बीड़ू भाई, देखो। हाँ, क्या किसी वस्तु का भार न विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो स्थिर होता है सर, ठीक ना। क्या होता है, स्थिर होता है। पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो और इसको एक बार लिख लो, तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है ना सर। आइए, अगला कहता है ना, थोड़ी सी गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक ना। 4 नंबर कहता है ना जी, क्या कहता है जी, थोड़ी सी गौर करिएगा ना जी, सॉरी 4 नंबर होगा ना जी, 4 नंबर ना, हाँ 4 नंबर होगा। आइए, कहता है ना थोड़ी सी गौर करिएगा सर, प्यार वाली बातें में, ठीक ना। वरना पता है क्या, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, एगो न्यूमेरिकल है सर, इसको पहले, इस न्यूमेरिकल से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अभी जस्ट मैंने बताया ना कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर होता है। अभी तुरंत लिखाए हैं ना, अभी जस्ट क्या होता है, स्थिर होता है। कहानी खत्म। आइएगा, अगला कहता है ना 4 नंबर की तरफ थोड़ी सी गौर करना, 5 नंबर की तरफ थोड़ी सी गौर करना। देखिए 5 नंबर है ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, बड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक ना। कहता है क्या, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान दिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ m बराबर कितना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तथा पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ 6.4 × 10⁻6। देखो यहाँ पे पहले गौर करना, कहता है क्या कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होगा क्या, गुरुत्वीय बल का मान। अच्छा, गुरुत्वीय बल का मान मतलब F का मान पूछा गुरुत्वीय बल का मान मतलब F का मान पूछा है। कह रहा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ। अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 6 × 10 पे पावर कितना, 24 किलोग्राम, है ना। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, त्रिज्या दिया हुआ कितना, 6.4 × 10 पे पावर 6। हमें दिया हुआ दूसरा द्रव्यमान दिया हुआ है 2, है ना, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड, ऊपर में 2 किलोग्राम है तो ये हमारा M2 का वैल्यू हो गया 2 किलोग्राम द्रव्यमान। हमसे किसका मान पूछा है, फोर्स का मान पूछा है। आप सबको पढ़ाए थे गुरुत्वीय त्वरण, यानी F बराबर होता है G बड़का G m1 × m2/r²। ये वाला फार्मूला मैंने पढ़ाया था आप सभी को सर। किसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक ना। तो F बराबर क्या होता है, G m1 × m2, फोन बज रहा है क्या, m1 × m2। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जहां पे F बराबर ये G बड़का G का मान पता है क्या होता है, कमेंट करो सबसे पहले, तुम लोग कमेंट करो, 6.67 और गुणे 10 पे पावर कितना, -11, ठीक ना। आइएगा, बड़ा G का मान रख दो 6.67 गुणे 10 पे पावर कितना, -11 गुणे m1 की वैल्यू ये वाला रखो, ठीक ना, यानी 6 × 10 पे पावर कितना, 24 गुणे m2 का वैल्यू ये वाला 2 रखो, तो यहाँ पे 2 रख दिया, बट्टा r², r का मान कितना है यहाँ पे ये वाला रख दो, यानी 6.4 × 10 पे पावर 6, r² है, इसका स्क्वायर कर दो। अब थोड़ी सी गौर करिएगा सर, जब इसको पूरा को काट छाट करिएगा ना तो मैं आंसर लिख देता हूं, वरना बहुत टाइम लगेगा। यानी 19.5 न्यूटन, ठीक ना। कितना आएगा, 19.5 न्यूटन। तो यही मेरा क्या होगा, राइट जवाब होगा, ठीक ना। देखो नहीं समझ में आएगा ना तो देखो पावर को पावर से काटना,
इसको गुना कर देंगे तो ये पावर हो जाएगा 36, यहाँ पे 24 है तो 36 में से 24 को घटा देना, जो नीचे बचेगा उसको रख ले रहना, फिर इसको ऊपर ले जाना तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक ना, बड़ा आसान तरीका से टूटेगा, कुछ हार्ड नहीं है। 6 नंबर कहता है ना, पता है क्या कहते हैं, कहता है तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। अब देखिए कहता है ना जी 6 नंबर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक ना, वरना अच्छा जिस तरीके से गर्लफ्रेंड के ऊपर दिमाग लगाता है ना उसी प्रकार से दिमाग लगाओ, ठीक ना। हाँ, तब देखो मैथ और साइंस को ना धजिया धजिया उड़ा दोगे। कहता है ना कि एक कार, अच्छा कार कार हाँ, कहता है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। अच्छा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में 108 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। अब देखो ऐसे सोचना, एगो यहाँ पे कार है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, ये वाला एस है, ये वाला क्या है, ये ए है, ठीक ना। एस से जाना है कहाँ पर, ए के पास जाना है। जब ये कार चल रही है तो इस कार का वेग कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। जब ये कार चल रही तो कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ड्राइवर की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, ड्राइवर की बीवी का कॉल आ गया। ड्राइवर घप सना मारा ब्रेक, जैसे ब्रेक मारा तो उस जो कार था ना, अब वो कार का जो है ना चाल हो गया कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सिंपल बात है ना कि जब ड्राइवर पहले कार का जो चाल था 108 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी 1 घंटा में 108 किलोमीटर वो कवर करता था। लेकिन जब ड्राइवर की किसका कॉल आया, बीबी की कॉल आया, तो ड्राइवर तुरंत मारा ब्रेक। जैसे ब्रेक मारा कार का चाल घट गया। तो वही पूछा है कि जो कार का चाल घटा है ना, तो वो ब्रेक लगाने के कारण घटा है। तो वही पूछा है कि जो ब्रेक लगाया है उसमें कितना बल काम किया है, जो ब्रेक लगाया है उसमें बल काम किया तभी तो कार स्लो हुआ ना। तो वही कितना बल काम किया, यानी एफ का मान निकालना है। एफ बराबर मार दो वाट। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, है ना। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, कार का द्रव्यमान दिया हुआ, ठीक ना। कार का द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 300, यानी कार का जो वजन है वो कितना है, 300 किलोग्राम है, ठीक ना। तो हमसे पूछा क्या है सर, बल। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात पे गौर करिएगा, 108 जो हो गया वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u का मान, और ये 90 जो हो गया वो किसका मान हो गया, v का मान हो गया। तो हमको सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तभी तो f बराबर m होगा, तभी तो f बराबर m होगा, जहाँ पे m मालूम है लेकिन a निकाल लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से। यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बट्टा 2। अच्छा, v माइनस यू बट्टा टी होता है, ठीक ना। टाइम हमको पता है रे, टाइम दिया है 2 मिनट बोला है ना, 2 मिनट बोला, कितना मिनट बोला है, 2 मिनट बोला। अच्छा आइएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, 2 मिनट टाइम बोला है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। v का मान कितना, 108 माइनस v का रुक जा गड़बड़ हो गया, v का मान है 90, u का मान कितना है 108, अब बट्टा किलोमीटर प्रति घंटा में ये है, ठीक ना। अब बट्टा टाइम कितना है, 2 मिनट। आइएगा इसको घटाइएगा सर, तो कितना बचेगा आपका, 108 में से 18 बचेगा, ये कितना बचेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टा नीचे कितना बचेगा, 2 मिनट, ठीक ना। ये कितना बचेगा, 2 मिनट। अब ये देखो यहाँ पे गौर करना, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो देखो 18 को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटका में बदलना है, तो छोटके से क्या कर देना है, छोटके से क्या कर देना है, गुना। यानी कितना, 18/5 से, या 5/18 से, 5/18 से क्या कर दो, गुना, तब ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। आ जाओ यहाँ पे गुना कर दो, यानी 18 में 5/18 से गुना कर दो तो ये बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। और ये 2 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। आइएगा यहाँ पे 18 से 18 गला खोपचा में,
120 को काटेंगे सर 5 बार में, कितना बार में कटेगा? 2500, 24 25 20 से, है ना, 5 20, हाँ 24 बार में कट जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसके आगे क्या है? माइनस का सिंबल, क्योंकि ये घटेगा तो माइनस का सिंबल होगा। यानी ये वाला जो हमारा आ गया है एक्सीलरेशन जो आ गया है वो नीचे 24 आया है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये 5 से तो 120 कट ही गया 24 बार में। यानी हो गया -1/24 सेकेंड, ठीक ना। आइएगा हमको सॉरी सेकेंड कहाँ से, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये एक्सीलरेशन था। हमसे पूछा है फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300, मास 300 है, एक्सीलरेशन कितना है? -1/24। आइएगा इसको काट दो रे चिला, कितना बार में कटेगा? ला 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 3000 आई है, कुछ और है जी, रुक जाओ चेक करने दो। तो कार का मास 300 किलोग्राम है। अच्छा इसको ग्राम में बदलो, ठीक ना। किस में बदलेगा? ग्राम में बदलना, ठीक ना, यही ना है। रुक जा 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 रुक जा, नहीं ठीक तो है। 12 पचे यानी कितना? 24 पचे कितना हो जाएगा? 24 को 12 बार में गुना करो सर, तो अच्छा ऐसे कटेगा। देखो सर, इसको 12 से काटना है, इसको कितना है? ये आपका 300 है, तो इसको 150 बार में काटना, 6 बार में काटना है, इसको कितना? 75 बार में काट देना। अब देखो इसको काटेगा तो कितना? 12 6 72, 12 6 72, इसको 6 से काटेगा तो 12 6 72.5, यानी कितना? 12.5 न्यूटन, यानी 12.5 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? आपका बी नंबर, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ ये सब चीज़ समझ में आया आपको या नहीं आया? तो कहेगा सर जी आया ना। देखो कुछ नहीं करना था, रेसिलेशन निकालना था, कैलकुलेशन है, फिजिक्स है सर, तो कैलकुलेशन रहेगा ही। इतना तो नॉर्मली है क्या? इतना तो प्यार में भी होता है क्या? हाँ होता है ना बिडू भाई, होता है। आइए कहता है ना रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है सर वो आपका न्यूटन के द्वितीय नियम पे कार्य करता है, ठीक ना। रॉकेट किस पे काम करता है? न्यूटन के द्वितीय नियम पे कार्य करता है। आइएगा 8 नंबर का आता है ना, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? देखो अच्छा पत्थर का मैं ठोकर मार रहा हूं, यहां पे गौर करना, ये पत्थर है सर, ये पत्थर को मैं ठोकर मारूंगा, इसमें माथा मारूंगा, अब यहां से पता चलेगा खून बिक रहा है, बग 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 बग, फिर दौड़ी दौड़ी बीबी आएगी, लेकिन बीबी तो अभी है नहीं, तो कौन आएगी? मम्मी आएगी। हाँ क्योंकि मम्मी ना सबसे प्यारी होती है, मम्मी आएगी तुरंत इसको पट्टी में लंबा नेगी। तो अब गलती किसका है सर? हमारा। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स का नॉलेज नहीं था, मैंने पत्थर में जाके ठोकर मारा। अरे भाई पत्थर में ना प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जब आप पत्थर में ठोकर मारिएगा ना तो प्रतिक्रिया होगा, यानी क्या होगा? एक्शन टू द एवरी रिएक्शन, ठीक ना। यानी प्रतिक्रिया के द्वारा पत्थर में जब ठोकर मारते हैं तो चोट लगता है। आइएगा अगला कहता है ना जी, थोड़ी सी प्यार करोगे ना जी, नहीं करोगे जी। आइए ना जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए ना जी। कहाँ गया 9 नंबर क्वेश्चन जी? ये 9 नंबर जी, 9 नंबर जी। हाँ ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ये वाला कमेंट कर दो। अरे ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, जल में होती है, वायु में होती है, कांच में होती है, ग्लिसरीन में होती है, ठीक ना। तो ये कमेंट करो, 9 का तुम सब कमेंट करेगा, ठीक ना। और 10 नंबर फिर मैं बताता हूँ। आइए कहता है ना सर, अदित तरंग का आवर्तकाल है ना 0.025 सेकेंड, तो उसकी आवृत्ति होगी। देखो यहाँ पे गौर करना, हमें आवर्तकाल दिया हुआ है, ठीक ना। आवर्तकाल कितना दिया हुआ है? 0.025 है ना। हमसे क्या पूछा? सेकेंड ही ना है, इतना सेकेंड दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक ना। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल एक टाइम ही बताता है, 1/0.025। अब इसको काटेंगे सर, यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में? इधर 3 को 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना बार में कटिएगा? 40 बार में कट जाएगा, ठीक ना।
आइएगा यानी आंसर कितना आ जाएगा 40 Hz। चलिए सर अब मजा लीजिए आप लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में फिर 10 क्वेश्चन करते हैं सोल्यूशन, उसके बाद आपका कहानी खल्लास, फिर आपको अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। चलिए देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कहता है ना कि अब की बार तो हम आऊँगा, हम कह रहे हैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ देखो कहता है ना रेडियम के नाभिक में होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे गौर करना, ये जो है ना रेडियम के नाभिक में होते क्या है, तो ये पहले गौर करना। रेडियम का जो परमाणु संख्या जो होता है ना, वो रेडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 88 होता है, ठीक ना। तो रेडियम का जो परमाणु संख्या 88 होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तेरे बिना जीना अब मुश्किल है, परमाणु द्रव्यमान कहता भार। आइएगा तो रेडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो कितना होता है 226 होता है। इतना तो याद करना पड़ेगा रे मोहतरमा। हाँ इतना नहीं याद रखोगे तो कैसे मजा आएगा, नहीं मजा आएगा, फिर जिंदगी जीना फिर बेकार हो जाएगा, ठीक ना। तो रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 88, तो फिर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 226। हमसे ऑप्शन में क्या पूछा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चर्चा किया, ठीक ना। अब देखना कि जो रेडियम यानी जो परमाणु संख्या होता है, जो परमाणु संख्या होता है वही आपका प्रोटॉन होता है, ठीक ना। वही क्या होता है प्रोटॉन होता है। ओके आइएगा वही क्या होता है प्रोटॉन होता है, और वही आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। वही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना। अब देखिए जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ठीक ना। यानी कि रेडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 88 है और प्रोटॉन की भी संख्या कितना 88 है। अगर बात करेगा न्यूट्रॉन की संख्या, किसका बात करेगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक ना। न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता है कैसे निकाला जाता है, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देना है। यानी 226 में से 88 को घटा देना है, तो आपका 16 में से 8 गया 8 बचा, आपका ये वाला 11 में से 8 गया तो कितना 8 3 11 और 1 कितना हो गया 138। अब गौर करना तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 138। मेरा बात नहीं बुझा है, फिर से सुनो। रेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 88, रेडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 226, और जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या वही प्रोटॉन की संख्या। और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। आइएगा अब आपका कौन सा ऑप्शन में न्यूट्रॉन दिया हुआ है 138 और प्रोटॉन दिया हुआ है 88, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आपका न्यूट्रॉन है 138 और प्रोटॉन कितना 88, ऑप्शन नंबर बी में मैच करेगा, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है ना 2 नंबर क्वेश्चन कि Cl का ऑक्सीकरण संख्या 5 है। अच्छा किसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या +5 है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, और ये चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि किसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या +5 आता है। अब देखो सर ये पांचों ऑप्शन में आपको चेक करना होगा, ठीक ना, लेकिन करने से चेक करेंगे पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आएगा, तब तो कैसे निकलता है देखो। ऑप्शन नंबर ए पे पहले बात करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में है कितना HClO3। अच्छा इसमें क्या Cl का ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगा। अगर इसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गया तो समझ लेना कि बिल्कुल सही जवाब। अच्छा हाइड्रोजन का कितना होता है सर, ये 1 होता है ना। क्लोरीन हमको निकालना, Cl का तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना ही है तो इसको x मान लेंगे, ठीक ना। आइएगा प्लस। अच्छा ये ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का कितना होता है संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना 5 2 होता है ना। हाँ 2 और गुने कितना यहाँ पे 3 कर देना, -2 करना इसका, ठीक ना। गुने कितना कर देना 3 कर देना, बराबर कितना कर दो 0 कर दो। यहाँ पे आइएगा ये हो जाएगा x ना प्लस यहाँ पे 2 रे भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस देगा तब नु, ये हो जाएगा x और ये +1 है और ये कितना हो जाएगा -6 और ये वाला +1 और बराबर कितना 0 यानी x का मान -5 बराबर 0 यानी x का मान प्लस कितना 6।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ पे संयोजकता चेक करना, ऑक्सीजन का कितना होता है पता नहीं है, प्यार कर बे। देखो इसका हम लोग एटॉमिक नंबर के थ्रू, एटॉमिक भार के भी थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक भार, से संयोजकता रखने देना। देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक ना, तो -2 रख दिया। यहाँ पे 3 गुना में है, 3 गुना कर दिए। ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है तो -2 रख दिए। यहाँ पे गुना में 3 था, गुना में 3 कर दिए, कहानी खत्म। आइएगा अगला कहता है ना कि एल्किन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है। अच्छा देखो सबसे पहले ये गौर करना, एल्किन पूछा, किसका पूछा? एल्किन में, ये पूछा है एल्किन में, लेकिन एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन। एल्काइन, एल्किन, ये वाला की होता है रे मोहतरमा? एल्केन। ये वाला क्या होगा रे जानू? एल्काइन, YNE। अब देखो जब कहेगा एल्किन का समान सूत्र तब मारना CnH2n, ठीक ना। जब कहेगा एल्केन का समान सूत्र तब घप से ना मारना CnH2n+2। अगर कहेगा एल्काइन का समान सूत्र तब कहना CnH2n-2, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर कहेगा एल्किन का समान सूत्र तो CnH2n, अगर कहेगा एल्केन का समान सूत्र तो CnH2n+2, अगर कहेगा एल्काइन का समान सूत्र तो CnH2n-2। एक बार मेरे साथ सब कोई बोल देगा, अरे एक बार सब कोई मेरे साथ बोल देगा, बोल दो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया, ठीक ना। तो एल्केन की CnH2n, एल्काइन के CnH2n+2, एल्काइन के CnH2n-2, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर यहां तक में नहीं दिक्कत है सर तो आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर देखिए उसी पे है, ठीक ना, जो भी मैंने 3 फार्मूला आपको पढ़ाया हूं ना उसी पे ये 4 नंबर है। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि C4H8 C4H9 है ना, कारा एक है क्या? अच्छा वो क्या है? एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, वो क्या है कमेंट करना। देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, यानी n बराबर 4, और ये वाला कितना है 9। इसका मतलब ये C4H कितना, यानी ये इस फार्मूला पे टूटेगा CnH2n+1। देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया C4H, ये n का वैल्यू कितना 4, तो 4 दूनी 8, 8 1 9। अच्छा ये गौर करना कि ये वाला फार्मूला पे टूटा तो ये किसका फार्मूला था? तो ये एल्केन का था। किसका था? एल्केन का था। नहीं समझ में लो रे, न समझ में लो रे, चिल्ला देख न रे। एल्केन का होता है CnH2n+1, ठीक ना, CnH2n+1। यही ना लिखाए थे, कुछ और हम लिखा दिए थे, यही लिखाए होंगे, ठीक ना। आना n का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 4, तो यहाँ पे n की जगह 4 रखना। जैसा ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो देखो यहाँ पे C4 और ये 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9। आइएगा अगला कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर कहता है ना, प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाते हैं, वह परिवर्तन है। अच्छा प्लेटिनम है आखिर में क्या? तो प्लेटिनम जो है ना वो एक धातु है, ठीक ना। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम जो है ना एक क्या है? धातु है। और जब धातु को गर्म करेंगे तो फिर वो पहले वाला अवस्था में आ जाएगा, यानी गर्म करने पे नया पदार्थ का निर्माण नहीं करता। देखो यहाँ पे गौर करना, जब प्लेटिनम को हम लोग गर्म करेंगे ना तो वो नए पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पे, जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है, ठीक ना, जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे केस में कहलाता है भौतिक परिवर्तन। हाँ, जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है तो ऐसे के केस में क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और जब नए पदार्थ का निर्माण कर देता है तो ऐसे केस में कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो नीचे डैश दे करके लिख लो कि जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है तो वैसे केस में कहलाता है भौतिक परिवर्तन, और जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे केस में कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। अब देखो जब ये प्लेटिनम एक धातु है, धातु को गर्म करेंगे फिर वो पहले वाला शेप में आ जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा, तो इसलिए ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? भौतिक होगा। क्या होगा? भौतिक होगा। आइए 6 नंबर कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, कहता है क्या सर कि अणुसूत्र एवं
मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध है। अनुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध है। तो अनुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच का संबंध है, ठीक ना। तो अनुसूत्र बराबर होता है, अनुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक ना, मूलानुपाती सूत्र बट्टा n, ठीक ना। तो अनुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र बटा n, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक ना। तो अनुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र गुणे n, बट्टा में n नहीं होगा सर, ये गुणे n होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र, ठीक ना, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र गुणे n, यानी अनुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है ना 7 नंबर, थोड़ी सी गौर करना सर, प्यार होगा। कहता है 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या होती है, 1 मिलीग्राम सिल्वर में, 1 मिलीग्राम सिल्वर में, 1 मिलीग्राम सिल्वर में, 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या, 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या, 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या 5.58 गुने 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 18 परमाणु होता है, ठीक ना। कितना होता है, 10 पे पावर 18 परमाणु होता है। तो 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या 5.58 गुने 10 पे पावर कितना होता है, 18 परमाणु होता है। तो एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जय इंडिया, ठीक ना। अरे यार, अब 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या 5.58 गुने 10 पे पावर 18 परमाणु होता है। चलिए आइएगा सर, आप आइएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक ना। 8 नंबर कहाँ गया, हाँ, कहता है लोहे के निष्कर्ष में निम्न यौगिक धातुमल बनाता है। अच्छा, लोहे के निष्कर्ष में कौन सा यौगिक धातुमल बनाता है, तो वो यौगिक का नाम है SiO2। अच्छा, ये जो SiO2 है ना, वो धातुमल बनाता है, लेकिन SiO2 का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक ना। SiO2 का रासायनिक नाम क्या है आप लोग कमेंट करें। और आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, लगभग मैंने 30 क्वेश्चन नहीं करा पाया, 2 क्वेश्चन छूट गया है। तो दो क्वेश्चन छूटने का रीज़न ये है सर कि थोड़ी सी सर समस्या है। और आप सबके लिए बहुत जल्द लगातार 6 घंटा का एक महामैराथन क्लास आपका अपलोड होगा, बहुत जल्द सर, 1-2 दिन के अंदर में। उसी के सारी प्रक्रिया में लगे हुए और आपका सेट प्रैक्टिस की दुनिया में लगे हुए सर कि कैसे लाइव आवे आपके बीच और सेट प्रैक्टिस करवाएं। तो थैंक यू सर, लव यू। आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और देखते रहना है इसकी साइंस क्लासेस। क्लास अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना सर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, लव यू।